नमस्कार। लॉजिकल टॉपिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करें। मैं संजीव कुमार रिंकू मुजफ्फरपुर बिहार से। आज विवेचना में हम भारत के एक जाने माने शख्सियत डॉक्टर मुकेश सहाय से रूबरू होंगे। मामला बिहार चुनाव को लेकर के है। डॉक्टर साहब ये पूरे भारतवर्ष के जो बुद्धिजीवियों में से एक हैं और इनकी विशेषता रही है कि ये लेखक भी हैं, आईएएस को अपनी मार्गदर्शन भी देते हैं और चुनावी मामला और चुनाव का अभी काल चल रहा है। बिहार चुनाव को लेकर के डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत होगी। ये हैं डॉक्टर मुकेश सहाय। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मूल्यवान यूट्यूब चैनल पे मुझे गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया। मैं ये जानता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली के पत्रकारिता में, दिल्ली की जो पत्रकारिता जब 2000 के दशक में नींव रखी जा रही थी, उसके जो प्रमुख स्तंभ थे उनके शीर्ष पंक्तियों में आपका उठना बैठना होता था। और ये एक तरह से उसी चेतना को पुनर्जीवित करने का आपका जो ये प्रयास है, इसको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और रही बात विमर्श की, तो यह तो चलता ही रहेगा, लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए मैं यह मानता हूँ कि बहुत गौरवान्वित क्षण है कि आप जैसे लोग अपनी बौद्धिक संपदा से जो सामाजिक फील्ड है उसको आप अपने बौद्धिक संपदा से अभिभूत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बहुत ज्यादा बोल गए। नहीं, दरअसल डॉक्टर साहब कुलदीप नैयर और करण थापर जैसे लोगों के साथ इनका अक्सर मिलना जुलना रहता है। वो तो आपका भी है। वो तो आपका भी रहा है। नहीं, वहाँ अभी मुझे इस रूप में लोग जानना शुरू किए हैं। ये तो आप हैं जो नहीं, मैं खुद अचरज मैं देखा कि ये दिल्ली का इतना पुराना और मशहूर शख्सियत ये मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपके संगत में कौन कौन लोग थे और वो कहाँ तक पहुँचे। चलिए आइए विमर्श को सुनते हैं। डॉक्टर साहब, ये आप जो चुनाव का जो ये माहौल है, इस 21वीं सदी का चुनाव और खास करके बिहार का चुनाव, ये आप पूरे राजनीतिक कैनवास पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए संजीव जी, लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा पर्व है जो जनता के तमाम जो उनकी तमाम जो उम्मीदें हैं, जनता की तमाम जो आकांक्षाएं हैं, जनता का जो दैनंदिन जो संघर्ष है, उसको कहीं न कहीं एक आकार देने के लिए जनतंत्र की एक आखिरी कोशिश होती है। यह बात अलग है कि चुनाव पिछले 50, 60, 70 सालों में अलग अलग दौर में अलग अलग रूप से उसको देखा जाने लगा, अलग अलग स्पेक्टिकल से। और पिछले 25-30 सालों में जो जनता की जो भागीदारी है वह लगातार बढ़ रही है चुनाव में, जो यह बताता है कि जनतंत्र धीरे धीरे बहुत तीव्र तरीके से कम चुनाव के दरमियान बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत संवेदनशील रूप से दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव एक ऐसा अवसर है लोकतंत्र में जहाँ पे जनता के पास अपने नुमाइंदों के साथ बार्गेन करने का एक आखिरी स्पेस आप कह सकते हैं होता है, जो लगभग 5 साल के लिए आता है आमतौर पर। इस लिहाज से डॉक्टर साहब, जो बिहार की राजनीति रही है जी, कर्पूरी ठाकुर से लेकर तमाम लोग जो सामाजिक न्याय का जो नारा लगा रहे हैं, और अभी जिस तरीके से बीजेपी का यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक कैनवास तैयार हो रहा है, और जो ओबीसी वर्ग है
जिसमें आरजेडी हो गए, समतावाद, जी। ये लोग हो गए, इसमें आप क्या देखते हैं? और नए समीकरण के रूप में जी, अभी जी, जी। नए प्रशांत किशोर जी। देखिए, एक चीज जो बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही है और मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूँ। आज़ादी के बाद, और एक तो आज़ादी के पहले का बिहार था, आज़ादी के बाद का एक बिहार हुआ। आज़ादी के बाद का जो बिहार था उसमें आप देखेंगे कि यही वो राज्य था 1990 के दशक तक। यहाँ न तो जातिवाद की कोई अवधारणा थी, ना ही संप्रदायवाद की अवधारणा थी, और बिहार की जो बौद्धिक संपदा थी वह पूरे भारतवर्ष में काफ़ी प्रसिद्ध थी। यहाँ के यूनिवर्सिटी, यहाँ के कॉलेज एक ज़माने में पूरी दुनिया में जाने जाते थे। आपको जानकर हैरत होगा, पीएमसीएच की जो मैगजीन होती थी लंदन में पढ़ी जाती थी। पटना यूनिवर्सिटी के जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे उनकी पूछ पूरी दुनिया में होती थी। सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में पटना से जो रिजल्ट होता था वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता था। एक दौर वो भी रहा। लेकिन 90 का दशक एक कन्फ्यूजन का दशक रहा। अचानक हम ये देखते हैं, या उससे पहले भी हम देखें तो बिहार को पहली बार, जो बिहार में जो एक बड़ी आबादी थी, आम आबादी थी, जिसको आप कह सकते हैं कि अंतिम पंक्ति के लोग थे, उनको आवाज देने की पहली सशक्त कोशिश कर्पूरी ठाकुर जी ने की। और कर्पूरी ठाकुर ने जिस आंदोलन को जन्म दिया वही आंदोलन आज ओबीसी आंदोलन के तौर पर देखा जाता है बिहार में। ऐसा माना जाता है कि लोहिया जी कहते थे कि अगर मुझे 2 कर्पूरी मिल जाए तो मेरा जो अपूर्णित आंदोलन है, जो अपूर्ण आंदोलन है, उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। अगर कर्पूरी ठाकुर यहाँ की राजनीति में नहीं होते तो लालू जी और नीतीश जी जैसे नेताओं का जन्म नहीं होता, क्योंकि कर्पूरी जी ने 70 के दशक में पहली बार बिहार में एक प्रोविजन लाया कि अंग्रेजी में पास होना कंपलसरी नहीं है। इसको कई लोग कर्पूरी डिवीजन के नाम से मजाक उड़ाते हैं। जी 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 जी। और यही वजह था कि लालू और नीतीश जैसे लोग मैट्रिक पास हुए और कोई पटना यूनिवर्सिटी में आया तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। अदरवाइज ओबीसी नामक तबका पटना यूनिवर्सिटी के आंदोलन में आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन यह भी बड़ा रोचक है कि जिस ओबीसी आंदोलन की नींव कर्पूरी ठाकुर ने रखी, जब ओबीसी आंदोलन सशक्त हुआ तो दूध में मक्खी की तरह उनको निकाल के फेंक दिया गया। और 90 के दशक एक भूचाल था, राजनीतिक भूचाल था। चारों तरफ कंफ्यूजन का दौर था। एक तरफ ओबीसी दलित आंदोलन, एक तरफ आरक्षण का मुद्दा, एक तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का के लिए एलपीजी का मुद्दा। ये युवा, देश का युवा ये तय नहीं कर पा रहा था क्या हुआ। और यही वो दौर था कि वैश्वीकरण का जो संघर्ष था उसमें स्थानीय राजनीति अपनी पहचान के संकट से गुजर रही थी जी। और इसी दौर में मुझे ऐसा लगता है कि जातिवाद ने और सोशल इंजीनियरिंग ने अपनी स्पेस बनाई 90 के दशक। और तब से लेके आज तक जो सोशल इंजीनियरिंग है बिहार का, उसमें जातीय समीकरण, हालांकि कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी आंदोलन की नींव जरूर रखी, लेकिन उनकी नींव बहुत पाक साफ थी। उनके नींव में परिवारवाद की कहीं कोई जगह नहीं थी। उनका जो ओबीसी आंदोलन तो अभी तो परिवारवाद ही चल रहा है राजनीति में। समाजवाद तो लगता है कि बहुत हद तक आप कह सकते। अभी जैसे रोनी कमीशन का रिपोर्ट आया, उसमें जो निचले तबके के लिए लगता है कि ऊपर के तबके की जो जातियां हैं वो स्पेस नहीं खड़ा कर पा रही हैं। आप इसे किस रूप में देखते? देखिए, जनतंत्र में बावजूद इसके वो लोग अभी भी साथ लोकतंत्र में जब बहुसंख्यकवाद, जब परिवारवाद में तब्दील हो जाए तो यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसी बात है। और इससे कभी भी लोकतंत्र फलीभूत नहीं हो सकता है। लोकतंत्र एक ऐसी विधा है, दुनिया में अब तक की सबसे बेहतरीन विधा है, जिसमें जो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट होता है जी, उसको कैसे केंद्र में लाया जाए जी, इसकी कोशिश की जाती है। लेकिन पिछले 35 सालों में देखा गया है कि जो लोग सत्ता में आए उन्हीं के परिवार वाले लोग ही कुछ केंद्र में रहते हैं, ऐसे करके वैसे करके। तो कहीं न कहीं यह एक बेईमानी है उस ओबीसी के बड़े व्यापक वर्ग या उस दलित बड़े व्यापक वर्ग के साथ, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में लोग उन्हें चुन रहे हैं, तो क्या ये वर्ग कहीं न कहीं प्रचार तंत्र के माध्यम से जी कुछ खास लोग ही वो मीडिया के मुख्य स्वर बन पाते हैं।
और इसका वो फायदा उठा लेते हैं जी। क्योंकि मीडिया भी कहीं न कहीं उस मार्जिनाइज तबके को सेंटर स्टेज में लाके खड़ा नहीं कर पाता। ये मीडिया की खामियां हैं। कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, मैं खामी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मीडिया को कुछ विशेष प्रयास जरूर करना चाहिए इस दिशा में, वरना कल का ये मुख्य खबर हो जाएगा कि शायद सर ने ऐसा कहा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कहना ये था कि जिस हिसाब से बिहार की राजनीति चल रही है और एक एस्टेब्लिश्ड सत्ता के एगेंस्ट एक पैरेलल सत्ता, बिल्कुल नया जो जन स्वराज पार्टी आई है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? मेरा कहना यह है कि जैसे कि मुसलमान समाज जो है, जिसको अल्पसंख्यक समूह कहते हैं, वो और खास करके सवर्ण, ये दोनों जिस प्रकार से बीजेपी की राजनीति आई है, ये दोनों हाशिए में आ गए हैं। क्या जन स्वराज इन दोनों को अपने मंच दे पाएगा या फिर आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहां तक जन स्वराज पार्टी की बात है, इसकी 4 विशेषताएं हो सकती हैं तो 4 खामियां भी हो सकती हैं। और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जन स्वराज में ऐसी क्या नई बात है जो बिहार की राजनीति के लिए नहीं है। जी देखिए, बिहार की राजनीति पिछले 30-40 सालों से 2 गुटों का एक ध्रुव बना हुआ है। जी, बीजेपी एवं समूह, महागठबंधन एवं समूह। हाँ, इस तरह का एक 2 हाँ, गुटों का समूह बना हुआ है। कभी हाँ, कोई तीसरे के लिए कोई तीसरे का स्पेस तो नहीं दिखता है। जी, ये पिछले 35-40 सालों से तो हम लोग भी अवलोकन कर रहे हैं। जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जन स्वराज आजादी के बाद एक पहली बार ग्रासरूट लेवल पे एक बड़ा आंदोलन के तौर पे बिहार में दिख रहा है। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो आंदोलन वोट में कितना तब्दील होगा, नहीं होगा, लेकिन हाँ, यह केवल सेंसेशन भी नहीं है। जी, केवल सेंसेशन नहीं है, और इसको लोग धीरे धीरे अब एक गंभीर चिंतन के तौर पर लेना शुरू किए। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक नई पार्टी के लिए। जी, जी, कि जही आपका बच्चा जन्म हुआ है, 3 साल का बच्चा है, हाँ, और उसको एक मैच्योर की तरह समझा जा रहा है। नहीं, ये मीडिया मैनेजमेंट भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये मीडिया मैनेजमेंट हो या किसी भी वजह से हो, लेकिन ये अवसर तो सबको मिला होगा। जी, जी, पैसे वाले लोगों की भी कमी नहीं है। नहीं, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ और दर्शकों से भी मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जन स्वराज के जो मुखिया हैं, एक बार प्रशांत जी, इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ जो कार्यक्रम अपना है, अपनी पार्टी का गठन जो मैं करने जा रहा हूँ, तो इससे पहले मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई थी। ये बात मुझे बड़ी दुविधा में डाली। ये चीज समझने रिंकू जी, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मीडिया में ये बात को उठाया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर के इस पहलू की तरफ आज तक किसी मीडिया चैनल ने गंभीरता से आवाज नहीं उठाई है। पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही है, और जब प्रशांत जी जब उन पारी खेलना शुरू हुई, उनकी 2-3 साल पहले जब वो यहाँ आए, उनके बारे में एक लेबल लगाया गया कि ये बीजेपी की बी टीम है। जी, अक्सर मैं मीडिया हाउस में ये सुना करता था, और यही नैरेटिव पिछले कई महीनों से चल भी रहा था। मुझे लगता है यह आवाज प्रशांत किशोर तक भी पहुंची थी, और इसी नैरेटिव को बदलने के लिए शायद उन्होंने बीजेपी के नेताओं को पिछले कुछ महीनों से अपने रडार पे खड़ा किया रखा हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जिस ओर आप इंगित कर रहे हैं वो बहुत गंभीर मसला है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस की टीम है, जहाँ कांग्रेस के जो लोग खड़े हैं या जो विधायक हैं, वहाँ देख रहा हूँ कि जो कास्ट वोटर्स हैं जी, तो उनमें एक पहले से कुछ नाराजगी थी बीजेपी को लेकर के कि उन्हें टिकट नहीं मिलता, या इस तरीके की नाराजगी तो चलती रहती है। लेकिन देखा कि कोर वोटर्स जो कास्ट समुदाय के जो लोग हैं, वो कोर वोटर्स जहाँ भी हैं वहाँ कास्ट कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दी है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? बिहार के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग की हमेशा से भूमिका पिछले 35-40 सालों से, इसको कोई नकार नहीं सकता। और रही बात कायस्थ समाज की, तो कायस्थ समाज की जो संख्या है वह बहुत कम है।
लेकिन कम संख्या के आधार पे लोकतंत्र में चीजें तय नहीं होती है, क्योंकि कैटलिस्ट का अमाउंट बहुत कम होता है और रिएक्शन में स्पीड बहुत ज्यादा होता है। नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि जनता में कुछ उहापोह की स्थिति है क्या, वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो वोटर्स हैं जो काफी दिनों से हाशिए पे हैं, जो वोटर्स बन के रह गए हैं, जैसे बुद्धिजीवी समाज वो वोटर्स बन के रह गए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोटर्स बन के रह गए, तो मैं इस राजनीतिक कैनवास में एक नए पार्टी के रूप में जनसुराज को देखता हूँ। क्या प्रशांत किशोर इन जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्हें किस तरीके से जोड़ पाएंगे? इसमें एक बात हो सकती है कि प्रशांत किशोर ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक टिकट दें या भागीदारी दें अपने मंच से, लेकिन केवल टिकट देने से उनकी जीत सुनिश्चित होगी ये भी कोई निश्चित नहीं। जी, क्योंकि जीत सुनिश्चित करने के लिए उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अपने ग्रास रूट पे कितना काम किया है, प्रशांत किशोर का उनको कितना मदद मिलेगा, जी 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 जी, ठीक है, लोग उनको कितना गंभीरता से लेते हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अभी इस मसले पे बहुत गंभीरता से हमको नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अभी यह भी तय नहीं है कि उनका वोट परसेंट क्या होगा। ओवरऑल आप कहना क्या चाहेंगे इस चुनाव को, आपका नजरिया क्या है पार्टियों के? देखिए, कट अक्रॉस द पार्टी लाइन अगर हम बात करें और निष्पक्ष अगर विश्लेषण करें तो बीजेपी और जदयू की जो गठबंधन है उसका जो कोर वोटर है वो बहुत ज्यादा उसमें खिसकाव नजर नहीं आता है। जी, बहुत ज्यादा खिसकाव नहीं है। हाँ, अगर मुस्लिम तबके को या कास्ट तबके को या किसी खास समूह को यह लगता है कि उनको एज ए वोटर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी यूज किया है, तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो आरजेडी ने मुस्लिम वोटर्स के साथ किया है, मुसलमानों के साथ। अगर वो स्पेस आउट नहीं करते हैं तो उनके लिए ज्यादा संकट है वो वोट का। जी, तो अगर वो संकट होगा तो वो वोट ट्रांसफर बीजेपी की तरफ हो। जी, रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर का जो मैनेजमेंट है, जो उनका जो चीजें आ रही हैं, प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं है, पॉलिटिकल सलाहकार रहे हैं जी। और ये कोई ऐसे सलाहकार नहीं है जो अकेले रहे हैं जी। जब भी जिस किसी भी दल को इन्होंने सलाह दिया वहां पहले से कुछ लोग सलाहकार थे, उनके ग्रासरूट पे वर्क था, उनके पास अपना मीडिया मैनेजमेंट था, साथ में इन्होंने भी कुछ कैटलिस्ट का काम किया। इसलिए ये कहना बहुत गलत होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के और प्रशांत किशोर की वजह से जीत के आई जी, ऐसा जिसको ये खुद इनकैश कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि प्रशांत किशोर जी का जो मीडिया मैनेजमेंट है, चूंकि मीडिया आज की मीडिया आप भी जानते हैं किस तरह की मीडिया है, वह किसी आदमी से के डायरेक्ट आरोप को उस आदमी के एंगल से दिखाना चाहती ताकि वो आरोप ये ना लगे कि मीडिया लगा रही है। जी जी जी। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा उनके लिए टूल है उनका। आप समझिए कि मीडिया को एक वायरल न्यूज़ देने में प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है अभी इसी तरह से लोग उनको देख रहे हैं। रही बात जदयू में हो सकता है कि लीडरशिप को लेकर जो भी थोड़ा बहुत संकट हो, लेकिन जदयू ने इलेक्शन से पहले जो ग्रासरूट पे काम किया, जदयू के पास दिखाने के लिए 15-20 सालों में बहुत कुछ। प्रशांत किशोर के पास केवल 3 एजेंडा हो सकता है कि शिक्षा है, वो भी हम लोग को ये पता नहीं कि आएंगे तो किस तरह का शिक्षा होगा, क्योंकि बहुत हॉलिस्टिक आइडिया उनका सामने आया भी नहीं है। पलायन में क्या उनका एग्जैक्ट आइडिया मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक आई कैची कुछ जुमले हैं, समझे। जी 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 जी। मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत गंभीर है वो जो 3 मुद्दे वो सभी पार्टियां उठा रही। पलायन अभी उतना गंभीर नहीं है बिहार में पलायन का मुद्दा, लेकिन हाँ बेरोजगारी का मुद्दा तो बिहार से ज्यादा यूपी में है जी। तो मुझे ये बिहार को ये करना और ये लेबल दिला देना कि बिहार में सब कुछ गड़बड़ है, मुझे वो नहीं लगता है ठीक बात है। क्योंकि बिहार बहुत चीजों में, बेरोजगारी में भी नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल में जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क है जी। वो तो मुझे नहीं लगता कि उस नैरेटिव के झांसे में पूरा देश या पूरा राज्य आ जाएगा। मुझे इसमें थोड़ा संदेह। दूसरी बात है, अभी तक किसी ने उनको देखा नहीं है रूल करते हुए जी। लेकिन जो उन्होंने पंचायत चुनाव में जो कैंडिडेट डाले थे जी, उन पे कईयों पे बड़े गंभीर आरोप थे जी। अभी भी कुछ चुनाव ऐसे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे कुछ गंभीर आरोप हैं। तो इसलिए एकदम से क्लीन इमेज को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि एकदम सभी पार्टियां जिस तरह से हैं, इसमें भी कई नारे लग रहे हैं कि भाई बहुत पैसे लेकर के टिकट दिए गए।
तो अभी तो आप शुरू भी नहीं हुआ और आपका जो है इस तरह आरोप का प्रत्यारोप का दौर शुरू चालू हो गया, तो ये ठीक नहीं है आपके लिए। सुचिता, राजनीति में सुचिता हाँ बहुत मायने वो रखता भी नई दलों के लिए। दूसरी बात, एक और संकट है इनके साथ कि जिस तरह से केजरीवाल ने ये दिखाया एक हिम्मत जी कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा, जी। आप में वो मद्दा नहीं दिखा है कि सॉरी टू से प्रशांत किशोर, ये मेरा हो सकता है निजी और आप उससे नाराज हो। हाँ हाँ, सेना लड़े और मैं नहीं, ये मुझे बहुत माकूल बिहार की सबसे हाँ नहीं हाँ लगा। हाँ हाँ। और प्रशांत किशोर यहाँ पे भाग गए प्रशांत ऐसे, हाँ। किशोर की जो बनी बनाई जो एक इमेज थी, जी। वो अचानक मुझे लगा कि स्लाइड डाउन हुई। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि फिर से जदयू और भाजपा का ही गठबंधन केंद्र में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ऐसा मेरा निजी मामला भी हो सकता है, निजी विचार भी हो सकता है, आप कह सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा वोट का वो नहीं दिख रहा है किसका। डॉक्टर साहब, आप मेरे स्टूडियो में आए और मेरा चैनल धन्य हो गया डॉक्टर साहब। समय समय पर ये आप तो आपकी बड़प्पन है, मैं तो आता रहूंगा आप जब बुलाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात ठीक नहीं। है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी। धन्यवाद।